अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे कि इमरान खान की आज सुप्रीम कोर्ट में आमद वाया वीडियो लिंक। दूसरा, तारक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान आज काफ़ी तलही हुई और मामला क्या बना, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का माहौल कशीदा था। तीसरा इशू जो है वो मोहसिन नकवी के बारे में है। मोहसिन नकवी उन्होंने आज अपनी बेगम के बारे में बताया कि उनकी दुबई के अलावा भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मोहसिन नकवी की बेगम जो हैं वो ज़्यादा अमीर हैं या मोहसिन नकवी ज़्यादा अमीर हैं, इनमें से पहले अमीर कौन हुआ था ये हम आज आपको बताएंगे। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चैनल अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और टली भी ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये तीन इश्यूज़ पर बात करने से पहले मैं ज़रा दुबई लीग के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूँ। आजकल एक लिस्ट चल रही है, फहरिस्त चल रही है जी कि ए जो बंदे जेडे दुबई लीग के चाहे ने, ये भाई झूठी लिस्ट है। हमारी सिर्फ एक दुकान है। ये जो दुकानें चल रही हैं इस टाइम मार्केट में, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी एक ही ब्रांच है और उस ब्रांच तक किसी की एक्सेस नहीं है सिवाय हमारे के, ठीक है। और हमने कोई डाटा किसी के साथ शेयर नहीं किया। और ये जो चीज़ें चल रही हैं असल में दुबई के हवाले से पहले मुख्तलिफ़ टाइम्स पर किस्तों में कोई डिटेल्स आती रही हैं। तो ये जो आजकल एक लिस्ट चल रही है उसमें वो एक वाटर मार्क भी होता है, दी न्यूज़ की वेबसाइट का लिखा होता है thenews.com.pk। ये कोई पुरानी लिस्ट हो सकती है, ये मौजूदा लिस्ट नहीं है। हमारे पास जो डाटा है मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 17,000 पाकिस्तानी हैं, 23,000 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इतनी इस लिस्ट में समा नहीं सकती। इस तरह तो हम उनको एक एक करके नहीं पढ़ पाए। तो आप लोग जो हैं ये जिस तरीके से उसको एक शॉर्टकट किसी ने को अब्रिज्ड वर्जन लाने की कोशिश की है, ये सब फेक न्यूज़ है। तो हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आ जाते हैं। बल्कि एक और चीज़ मैं वादे कर दूँ कि ये लिस्ट जो है ये पब्लिक भी नहीं होने जा रही। कई लोग मुझे पूछ भी रहे होते हैं जी कि क्या वो लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट हमें इजाज़त नहीं है, यानी कि हम किसी को ये डाटा शेयर नहीं कर सकते। तो आज अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आ जाते हैं कि इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में आमद वाया वीडियो लिंक। ये मामला जो है वो 11:15 शुरू हुआ। उसके बाद जो जज साहबान है वो भी आ गए। मामला क्या था कि एक नैब अमेंडमेंट का केस है जो कि मौजूदा हुकूमत ने ही नज़रसानी की अपील फ़ाइल की हुई है, जो कि उन्होंने नैब के कानून में तरमीम की थी। इमरान खान ने उसके ख़िलाफ़ अपने जो जजेज़ हैं, यानी कि उस टाइम के जो जजेज़ हैं उमर अताब बंदियाल वगैरह, उनके पास गए और उन्होंने उस बेंच ने वो तरमीम जो है उसको अनडू कर दिया। तो अब यह है कि वो मामला दोबारा नज़रसानी के लिए इधर आया हुआ है। तो इमरान खान को वीडियो लिंक पर लाने का आइडिया किसका था? वो था अतर मिनल्ला साहब का। अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो बड़े मद्दाह भी हैं, बड़े प्रस्तार भी हैं। यानी कि प्रस्तार का मतलब यह है कि ओवरऑल खान साहब को पसंद करते हैं। को पसंद करना या ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वैसे मे बी यानी कि कोई ऐसी को ख़ास वजह मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतना मुझे आइडिया है। तो आज उनको लाया गया और इमरान खान जो है फिर देखते रह गए। पहले उनके बारे में जो देखने वाले हैं वो बताते हैं कि खान साहब जो हैं उन्होंने कोई उनके तरफ एक तरफ दूसरी तरफ को पानी दिया, 4-5 बोतलें रखियाँ। खान साहब को 5 दफ़ा पानी पिया। फिर खान साहब को लाइट बड़ी पड़ रही थी। आपको पता है कि वो कमरे में भी ऐनक पहन कर बैठते हैं, उनको मेरे हाल कोई आंखों की एलर्जी का इशू है। उन्होंने कोई ऐनक मंगवाई लेकिन मामला फिर भी ना चला। फिर लाइटा का रुख ऊपर किया, फिर थले किया, लेकिन खान कोई फ़र्क नहीं पिया उन्हें अखा। फिर जो है उन्होंने दोबारा वही लाइटें जला दी। फिर जो है जो खान साहब हैं, जब कोई रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 का जिक्र आता था तो खान साहब जो है ना, यानी कि वो इस तरह हंसते थे। उन्होंने एक मुस्कुराहट होती थी। वो बेसिकली एक मेरे ख्याल एक चार्म ऑफेंसिव एक खान साहब का स्टाइल था कि ये जो है ना हमारे जज साहबान, ख़ास तौर पे काजी साहब वगैरह, ये इनके साथ ज़रा को मामला जो हैं कोई उनको भी थोड़ा सा ज़रा माइल्ड किया जाए। तो वो किया, लेकिन ये है कि उस दौरान जब भी कोई रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 की बात हुई या उनकी पार्टी की बात हुई तो खान साहब मुस्कुराना नहीं बोले, बल्कि इस तरह जैसे को कहका लगा के हंसते हैं वो इस तरह से करते रहे। और लेकिन ये है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। खान साहब सिर्फ जो है ना उन्होंने हंसते ही रह गए। लेकिन जो है अब उन्होंने कहा जी कि आप नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल कुछ जज साहबान जो हैं, ख़ास तौर पर काजी फ़ायदी साहब, वो भी इस मामले में
कोई सोच रहे होंगे कि खान साहब को बोलने का मौका दिया तो फिर इनको चुप कराना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा इनको बोलने का मौका ना दिया जाए। या हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उनको कह दें कि आप अपना को वकील लेकर आ जाएं, वकील जो है वो पेश हो के खान साहब का मौक़िफ़ बयान कर दे जो भी करना है। लेकिन यह है कि अभी तो दरमियान में छुट्टियां आ रही हैं, जज साहबान की तातीलात पर जा रहे हैं और उसके बाद आएंगे वापस तो पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे पहले कभी किसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया? तो जनाब जवाब ये है कि हाँ, पेश किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन पर जो एक सज़ाए मौत का केस चल रहा था, उनको 4 दफ़ा अदालत में पेश किया गया, मुसलसल 4 दिन वो अदालत में आए। इसी तरह जो नवाज शरीफ थे, मियाँ नवाज शरीफ, उन पर जब वो इधर अटक किले में थे, जब मियाँ और जो जनरल मुशर्रफ हैं उन्होंने मार्शला लगाया और मियाँ साहब ने पिंजरे बंद करता, तो उस टाइम जो है ना एक ज़फ़र अली शाह केस था जो उनके एक पार्टी के थे, सैयद ज़फ़र अली शाह, उन्होंने एक पिटीशन फ़ाइल की थी। तो एक बनाम फेडरेशन, यानी कि ज़फ़र अली शाह बनाम वफाक के नाम से उसको कहते हैं, तो उस केस में फिर जो है एक दफ़ा उनको लेकर आया गया बख्तरबंद गाड़ी में। फिर उनकी फ़ैमिली जो है वो भी इधर अदालत में बैठी थी, मियाँ साहब जो हैं वो अपनी फ़ैमिली के पास बैठे रहे। उनके जो वकील थे उस टाइम वो खालिद अनवर साहब थे, और बकौल हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर अदील के कि जो खालिद अनवर साहब के जो उस टाइम जूनियर होते थे उस टाइम, वो थे उमर अताब बंदयाल। वही उमर अताब बंदयाल जिन्होंने एक लेटर स्टेज पे जज बन के और बाद में सुप्रीम कोर्ट का जब वो जज बन गए तो उस टाइम जो मियाँ नवाज शरीफ को फारिग करने वाले थे, नाअहल करने वाले थे, उसमें भी उनका भी एक नाम लिखा जाएगा, यह है। तो ये है कि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म सवाल का जवाब हाँ में हुआ कि इससे पहले जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको अदालतों में पेश किया जा चुका है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ, और वो ये है कि जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं और जो ज़रताज गुल साहब हैं उनके दरमियान काफ़ी तलही हुई है। और मामला कैसे शुरू हुआ? मामला ये शुरू हुआ कि आजकल जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी है वो तारिक बशीर चीमा की छेड़ बनी हुई है। बेसिकली आपको याद होगा कि जो पिछले दिनों ख़बरें आ रही थी कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल, और उसमें आ रहा था कि उधर जो है वो ड्रग सप्लाई हो रही है लड़कों को, लड़कियों को, और प्रोफेसर भी मुलव्वस हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आ रही थी जी, इंतज़ामिया मुलव्वस है। और उस पे इल्ज़ाम ये आ रहा था जी कि तारिक बशीर चीमा का बेटा जो है उनका एक उनके साथ एक बंदा काम करने वाला, वो इस काम में एक की रोल या की एक्यूज़ उसको कह लें कि वो तस्वर किया जाता था। तो उस टाइम से ये चीज़ें काफ़ी थी, अगरचे बाद में जो इंक्वायरी हुई उसमें उनको बरी करार दे दिया गया या उनको बेगुनाह करार दे दिया गया उनके बेटे को। मुझे अब उसकी पूरी तफसील याद नहीं है, लेकिन यही है कि जो एक दफ़ा चीज़ चल जाती है फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग चाहते हैं कि ये स्टिग्मा लगा रहे वो उन इंक्वायरी रिपोर्ट को भी नहीं मानते, लेकिन मेरे ख्याल है कुछ इसी तनाज़र में कोई उसने कोई बात की जिससे तारिक बशीर चीमा को लगा कि जैसे तारिक बशीर चीमा को छेड़ा गया है। तारिक बशीर चीमा जो हैं वो फिर गए ज़रताज के पास, और तारिक बशीर चीमा जो है ना ये भी कोई तेज़ाबी किस्म की या जलाली किस्म की तबीयत के मालिक हैं, और ये फिर अपने आप पे इनका भी कंट्रोल नहीं रहता। तो तारिक बशीर चीमा जो हैं उन्होंने जाके उन्होंने क्या हो गल सुनी नहीं कि मैं इंज कर देंगे, मैं कपड़े उतार देंगे, ये वो नहीं, उन्होंने नहीं देखा कि बंदा है या बीबी है। उधर से मामला जो है वो बेशक पहले अगर ज़रताज का भी प्रॉब्लम था तो फिर वो सारा मसला मुद्दा इन पर आ पड़ा। उसके बाद जो है वो आगे मामला स्पीकर चैम्बर में भी चला गया कि तारिक बशीर चीमा की रुकनीत और नहीं कोई कैंसल नहीं तो मुअत्तली कर दे। तो इस पे जो है वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी PTI जिसको उर्फ़ आम में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले कहते हैं, वो काफ़ी गर्मा गर्म थे, और मेरे ख्याल है कि ये मामला आगे चलेगा, कल भी इस पर काफ़ी तलही हो सकती है। तो ये मामला था। आगे हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के मैं अभी कोई देर पहले टिकट देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो बात हो रही थी कि मेरी बेगम जो है उसने 2017 में दुबई की प्रॉपर्टी ख़रीदी, फिर उन्होंने 2023 में बेच दी, और फिर उन्होंने कहा कि उनकी बेगम की जो है वो तो लंदन में भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो विरासत में भी मिली हुई हैं। तो मुझे ख्याल आया कि मैं इस पे वैसे बात करने की ज़रूरत है। मेरे ज़हन में अक्सर ये सवाल होता था, आजकल नकवी साहब जो हैं वो एक रॉक स्टार बने हुए हैं, और कई लोगों की नज़र में वो एक बड़ी एक सेल्फ मेड एग्जाम्पल है। मैंने भी आपको कुछ इस तरह का ही आपका ज़हन बनाया हुआ था जो पिछले एक प्रोग्राम भी किया था। ये नहीं था कि वो गलत था, लेकिन ये है कि कोई चीज़ें और आई हैं तो मैंने कहा कि वो भी आपसे शेयर करूँ।
तो नकवी साहब को हमने तो खैर देखा है कि जब वो कोई देर एज आ CNN के प्रोड्यूसर के तौर पे कोई सूट वगैरह पहन के टाई की आंदे ने पेंट शर्ट पा के टाई ला के तो शेख रशीद साहब जो है उनके कमरे में बैठे होते थे। और ये बात है मुशर्रफ के ज़माने की। और उसके बाद फिर पता चला जी कि उन्होंने लाहौर में चैनल बना लिया है। फिर जो है उनकी जो शोहरत सुनी वो इस टाइम मंजर ख़बरों में आए कि एक केस था, शेर अफजल थे, एक हारस स्टील मिल केस था लाहौर में। इन्होंने कोई बैंक से लोन लिया था, बैंक ऑफ पंजाब से, कोई डिफ़ॉल्ट कर गए थे। ये बैंक ऑफ पंजाब का बहुत बड़ा स्कैंडल था। तो उसका जो केस है वो उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया हुआ था इफ्तिखार चौधरी ने, और जो आफ्ताब सुल्तान हैं जो कि चेयरमैन नैब भी रह चुके हैं, DGIB भी रह चुके हैं, वो बेसिकली पुलिस सर्विस की बैकग्राउंड के हैं। तो उनको इंक्वायरी सौंपी गई थी। इंतहाई ईमानदार आदमी तस्वर किए जाते हैं और हैं भी, जेनवनली ईमानदार आदमी है। तो उन्होंने जो इंक्वायरी की उसमें जो मुख्तलिफ लोगों के बयान दिए, इसके भी बयान लिए। तो शेख अफजल का तो उसको पूछा कि तू किनों किनों पैसे देता रहे। तो उसने कहा जी कि मैंने मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने पैसे लिए जी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ वकला का भी उन्होंने जिक्र किया कि वसीम सजाद साहब जो और उनके बेटे, और फिर एक हमारे पीरज़ादा साहब थे शरीफुद्दीन पीरज़ादा, उनको भी दिए, और मोहसिन नकवी को भी दिए। मोहसिन नकवी का जो उन्होंने जिक्र किया था कुछ 3.5 लाख का किया था, और सॉरी 35 लाख का किया था। कोई उससे जो बात मुझे याद आती है कोई इस तरह से थी कि भाई मैं कोई तुहाडा कोई जजेस से कह को कि तुहाडा केस जो है ना खाली करा देंगे या आपको रिलीफ ले दूंगा। तो ये उनकी शोहरत उस टाइम सुनी। फिर जो है इनकी शोहरत जो है हम सुनते हैं जी कि जरदारी साहब के बड़े करीब हैं, जो है उनको बहुत ज़्यादा जरदारी साहब जो है अपने लोगों को जिस अंदाज में नवाजते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी था, लेकिन अभी जो है इनके वो इतना मंजरेआम पर नहीं थे आए जितना वो एक इंफॉर्मेशन पहले चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, और फिर वो इतने जो रावलपिंडी को प्यारे हुए कि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमारा महबूब बच्चा है, इसको वापस नहीं भेजना, तो इनको दोबारा से इधर कैबिनेट में कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने ये रहना चाहिए। तो इनको सेंटर भी बनाया, और सेंटर बनाने से पहले बल्कि उनको वज़ीर दाखिला भी बनाया। तो मैं इनके कोई जो देख रहा था इनके जो असासाजात इन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो मैं जो आपसे बात करूंगा मैं उस तनाज़ुर में करूंगा कि जो उन्होंने असासाजात में डिक्लेयर किया है उससे मेरी राय क्या बनी। तो मेरी राय जो है उससे बनी, मुझे को पहले आइडिया था लेकिन मुझे इस तरह से मैंने महसूस नहीं किया था। मुझे लगा कि बेसिकली जो मोहसिन साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, इनको जो जाग लगी है ज़्यादा वो अपने ससुरालियों की तरफ से लगी है। मोहसिन नकवी साहब के ससुरालिये कौन है? मोहसिन नकवी साहब के जो ससुर हैं उनका नाम था अशरफ मार्थ। अशरफ मार्थ जो हैं वो SSP थे जब वो गुजरांवाला में तैनात थे, जो कि अभी DPO जिस तरह होता है ना, ये CPO जिसको कहते हैं, जो कि ज़िले का पुलिस ऑफिसर होता है। गुजरांवाला चूँकि एक डिवीज़न का हेडक्वार्टर है, तो उधर जो है ज़रा एक सीनियर जो SSP होता था उसको लगाया जाता था। तो अशरफ मार्थ उधर थे, और जब इनको उधर सिपाही साहबा वालों ने शहीद किया। अशरफ मार्थ जो हैं वो चौधरी शुजात के बहनोई थे। तो इस लिहाज से जो मोहसिन नकवी जो हैं उनकी जो बेगम है वो चौधरी शुजात की भांजी हैं, और साथ वो चौधरी शुजात की एक जो मोहसिन नकवी की बेगम की जो दूसरी बहन है, या चौधरी शुजात की जो दूसरी भांजी हैं, वो उनके बेटे सालक की बेगम भी हैं। तो लिहाजा ये है कि एक चौधरी बरदरान से तलक बन गया। दूसरा क्या बन गया कि वो चौधरी ज़हूर लाई की एक नवासी भी हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो चौधरी ज़हूर लाई ने विरासत बनाई थी वो आगे उनकी बेटियों को तकसीम हुई होगी, आगे बेटियों से आगे उनके बच्चों को भी तकसीम हुई होगी। तो मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ देख रहा था, तो मुझे जब मैंने प्रॉपर्टीज़ देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मोहसिन नकवी तो यार इंतहाई गरीब आदमी है कि मोहसिन नकवी की कोई प्रॉपर्टी की नज़र नहीं आ रही। मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि जिससे यानी कि मुझे ये तासर मिला कि मोहसिन नकवी की कोई जी वो नौशहरा विरका साइड पे कोई चंद कनालें जी कोई इस तरह जी की कोई ज़मीन है, इस तरह की कोई ज़रूरी ज़मीन है। लाहौर में उनका कोई घर नज़र नहीं आया। एक मुझे 1 कनाल का या 2 कनाल का मुझे एक प्लाट नज़र आया गुलबर्ग में, और वो भी किधर नज़र आया, उनके साथ वाले घर में खुद रहते हैं। वो घर कितना है, वो 4 कनाल और कुछ मरलों का है। वो घर किसका है, वो उनकी बेगम के नाम पर है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो घर है हो सकता है कि बेगम को भी आगे विरासत में मिला हो, तो लिहाजा ये इनके ससुरालियों की तरफ से जो एक उनको मिला जहेज़ में घर मिला, तो यानी कि उसमें रहते हैं। उसके साथ एक और दूसरा प्लाट जो आ रहा है वो कोई 1 कनाल और कुछ का है, यानी कि मोहसिन नकवी का भी एक खाली प्लाट है और एक उनकी बेगम का दूसरा खाली प्लाट है जो कि 1 कनाल कुछ का है।
अब ये है कि जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सारी वाकई ये बात दुरुस्त कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लंदन में इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक वन टावर ब्रिज है, उधर प्रॉपर्टी है, एक पेडिंगटन का एरिया है, एक और ELMS का एरिया है। ये तीनों एरियाज़ जो हैं इनके लंदन के जो महंगे तरीन एरियाज़ हैं उनमें शुमार होते हैं। अब जो मैं उनका कोई रिकॉर्ड भी चेक किया, उसमें एक प्रॉपर्टी का तो मैंने देखा, वो जो कह रहे हैं ना कि मोहसिन नकवी के वो उनको कोई विरासत में भी मिली हैं उनकी बेगम को, तो ये बात मुझे इस सेंस में दुरुस्त लगी कि एक जो प्रॉपर्टी है उसमें तो एक साथ उनके जो दूसरा 50% शेयर होल्डर है प्रॉपर्टी का, वो मोहम्मद मुंतहा अशरफ है। तो ये वर्दा अशरफ है, वो मुंतहा अशरफ है। मुंतहा अशरफ का मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो वर्दा के भाई हैं, ठीक है। तो लिहाजा इनकी वो बात उनकी दुरुस्त है कि वो बेसिकली मोहसिन के को विरासत में वो चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी भी मिली है। यानी बेसिकली उनकी बेगम की प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक का तो मैंने आपको बताया कि मैंने चेक भी कराया, और ये जो प्रॉपर्टी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये उन्होंने को 2014 में ख़रीदी है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। जहाँ तक बैंक बैलेंस का तल्लक है, मोहसिन दे पल्ले कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने अपने एहसासों में डिक्लेयर किया हुआ है, जो उन्होंने बैंक्स डिक्लेयर किए हुए हैं, तो जो उन्होंने बैंक में अपना बैलेंस डिक्लेयर किया कि जिस टाइम वो सेनेटर बने तो उस टाइम उनका कितना बैलेंस था, तो मोहसिन के मेरे ख्याल 5-6 अकाउंट होंगे, और पता है उसमें कितने पैसे पड़े हुए हैं, अंदाज़ा लगाएं। 1 मिनट 2 1 2 3 4 5 उसमें जनाब बड़ी मुश्किल नाल मर मरा के कोई 1 लाख रुपया पे, ठीक है। और जो उनकी बेगम के बैंक अकाउंट हैं वो काफ़ी हैं, वो लोकल भी हैं और फॉरेन करेंसी में भी हैं। वो पाकिस्तान में भी फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं और बाहर भी हैं। उनका जो ज़्यादातर बैंक बैलेंस है वो उनका फॉरेन करेंसी में है, कोई पाउंड्स में है या कोई दिरहम में है, इसमें आता है। लेकिन किसका? बेगम का है। इससे भी मज़े की बात यह है कि बेगम जो है उन्होंने कोई एक अपनी कंपनी को लोन दिया हुआ है, और दूसरा लोन किसको दिया हुआ है? मोहसिन नकवी को। और वो लोन कितना क्या, वो करोड़ों रुपए में लोन है, पता नहीं मुझे अब अगर एग्जैक्ट याद है तो कुछ 23 करोड़ 50 लाख या कोई इतना लोन है, ठीक है। वो भी मोहसिन से मिला हुआ। एक और मज़े की बात कि ये जो हम चैनल की बात करते हैं 24 और सिटी 42, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क के नाम से जाने जाते हैं। अब जो इसके जो शेयर हैं वो मोहसिन नकवी के नाम मुझे शेयर नज़र नहीं आया। वो शेयर जो है यानी कि मोहसिन नकवी के नाम पे मसलन कारोबार क्या है, पहले तो हम ये बात कर लें। मोहसिन नकवी के नाम पे इन्होंने एक ट्रैवल कंपनी, एक एजेंसी बनाई हुई है कि जो लोगों को ज़ायरीन लेकर जाते हैं ना, जो एक ईरान इराक में, ये मेरा ख्याल है कि वो उसी तरह की कोई एजेंसी है। वो उसमें उनके शेयर हैं, यानी कि उसमें बेगम के भी शेयर हैं, मोहसिन नकवी के भी शेयर हैं, ठीक है। एक लिबर्टी लाइट्स के नाम पे पता नहीं कोई बत्तियाँ की दुकान है, यानी कि वो उनकी है, तो उसमें भी ये मेरे ख्याल दोनों जो हैं वो पार्टनर हैं। एक कोई और है, कोई पता नहीं क्या, कोई कौन सा 92 कोई इस तरह की कोई एक कंपनी है, उसमें है। अब ये है कि जो उनकी बेगम साहबा हैं उनके नाम पर जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क है उसके जो शेयर आए हैं वो बेगम साहबा के नाम पर हैं, यानी कि जो मीडिया कंपनी है वो बेगम साहबा के नाम पर है। यानी इन दोनों में से अगर किसी के नाम पर है, अगर कोई और शेयर होल्डर है तो उसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये इनके हवाले से जो बेगम साहबा के नाम पर है। दूसरा जो है यानी कि वो एक इनका रेस्टोरेंट है, वो भी बेगम साहबा के नाम पे है। कोई एक, हाँ, ट्रैवल 92 है, वो उसमें मेरे ख्याल ये दोनों जो हैं कोई पार्टनर हैं। वो भी एक टिकटिंग एजेंसी है इनकी, कोई एक ट्रैवल एजेंसी टाइप है। और इसके अलावा जो एक रियल एस्टेट कंपनी भी है, रियल एस्टेट एजेंसी टाइप, वो भी जो है ना बेगम साहबा के नाम पे है, मोहसिन साहब के नाम पर वो भी नहीं है। तो मैं उस लिहाज से देख रहा था कि जो एक उनकी महंगी प्रॉपर्टी है, जिस तरह मैं लंदन की बात कर लें पहले, लंदन की प्रॉपर्टी वो भी बेगम साहबा के नाम पे, जो दुबई वाली प्रॉपर्टी है वो भी बेगम साहबा के नाम पे, और जो पाकिस्तान में जो घर है 4 कनाल और कुछ मरले का गुलबर्ग 3 में, वो भी बेगम साहबा के नाम पे। उसके साथ ये है कि मोहसिन साहब का एक प्लाट है कोई 2 कनाल का, जो बेगम का प्लाट है साथ 1 कनाल का, यानी कि दोनों इस घर के साथ साथ कोई 2 प्लाट हैं। तो आई डोंट नो कि मोहसिन साहब ने ख़रीदा है या कि ये भी उनको ससुरालियों की तरफ से मिला है, ये मुझे नहीं आइडिया। बाकी जो मोहसिन की जो प्रॉपर्टी है, लैंड, वो यही है कि कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ कनालों के हिसाब से कोई नौशहरा वाली साइड में उस साइड पर आ रही है, या कोई और एक जगह है यानी कि उस जगह पे उनकी कोई आ रही है। बाकी बिजनेसेस जो हैं उनका मैंने आपको बता दिया। तो लिहाजा इससे को पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर होती है कि जो मोहसिन साहब हैं उनको बज़ाहिर जो उनकी एसेट्स डिक्लेरेशन है उससे तो यही लगता है कि जो उनको एक जाग लगी है,
जो एक अशराफिया में जो वो इतना तेज़ी से आए हैं माशाल्लाह, यानी कि और तरक्की करें, तो वो किस तरह से हुई है, यानी कि बेसिकली एक उनको जो एक ससुराली ख़ानदान की तरफ से उनको काफ़ी एक उस तरह से सपोर्ट मिली है। तो नाजरीन, अगर आप में से कोई तरक्की नहीं कर पाया तो हो सकता है कि उसको ससुराली ख़ानदान से इतनी सपोर्ट ना मिली हो, ये भी मसला हो सकता है। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।